हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के एक नए टॉपिक को। देखिए 11th क्लास में पर है जो कि सबसे पहला चैप्टर है वह यूनिट एंड डायमेंशन। वह क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। ये 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है। देखिए यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ने से सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि आखिर में यूनिट है क्या या डायमेंशन है क्या। तो यूनिट के बारे में पढ़ने से हमें जानकारी मिलती है कि हम डिफरेंट सिस्टम को कैसे वेरीफाई करते हैं या पहचानते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि 10 मीटर, तो 10 मीटर मतलब क्या हो रहा है कि ये लेंथ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ यूनिट लग रहा है, तो यूनिट की वजह से ही हम जान पा रहे हैं कि यह लेंथ को इंडिकेट कर रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं 10 एम्पियर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एम्पियर लगने की वजह से हम बता पा रहे हैं कि यह एम्पियर क्या इंडिकेट कर रहा है, करेंट को। तो यह क्या हो गया, करेंट हो गया। जैसे बोल दिए हम 10 वोल्ट, यहाँ पर वोल्ट लगने का मतलब हो गया कि ये किसके बारे में बता रहा है, वोल्टेज के बारे में बता रहा है। तो ये डिफरेंट यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के आप पीछे जो भी लगता है वो क्या होता है, यूनिट होता है। तो यूनिट को देखते हैं पहले कि यूनिट है क्या, फिर उसके बाद हम डायमेंशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यूनिट को जानने से पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिक्स में आप बहुत सुनते होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि या भौतिक राशि के प्रकार। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या? कोई भी मापदंड जिसे भौतिक उपकरणों के सहायता से, कोई भी मापदंड जिसे भौतिक उपकरणों के सहायता से मापा जा सके वो क्या कहलाती है, वो भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि कहलाती है। यानी कि भौतिक राशि क्या है, कोई भी मापदंड है। मापदंड मतलब क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट जिसके सहायता से किसको नाप सकते हैं, भौतिक उपकरणों को। भौतिक उपकरण मतलब क्या, फिजिकल भौतिक उपकरणों के उपयोग से नाप सके, यानी कि फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के उपयोग से नाप सकें। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एग्जांपल में तौर पर हम ले लेते हैं कि मास, यानी कि मास। कोई मास बोले कि ये भौतिक राशि, तो मास भौतिक राशि कैसे है। तो देखिए मास को हम क्या करते हैं, वेइंग मशीन से। वेइंग मशीन होता है ना, जो कि हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर नापने के लिए होता है कि मशीन पर अगर किसी को ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, वो उसका टोटल मास हमको बताता है, ये 50 kg है, 60 kg है, जितना भी हो। तो मास जो कि उसको हम वेइंग मशीन से नाप सकते हैं। वेइंग मशीन या फिर स्प्रिंग बैलेंस से। वेइंग मशीन या फिर स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में कैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर कोई भी एक मशीन होता है वो स्प्रिंग का, इसमें स्प्रिंग लगा रहता है और इसमें एक कांटे लगे रहते हैं। जैसे कि 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ऐसे ही करके कांटे इसमें लगे रहते हैं। और हम नीचे में क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को लटका देते हैं। तो ये स्प्रिंग का जो इंडिकेटर है वो जिस जगह रुकता है, तो हमें इसका बारे में क्या बता देता है, इसके मास के बारे में बता देता है, आखिर में इसका कितना द्रव्यमान है। तो ये भी एक प्रकार क्या है, मशीन है। तो भौतिक उपकरण, तो जब भी बोले कि किसी भी भौतिक उपकरण की सहायता से हम किसी भी वस्तु को माप सकें, तो वो क्या हो जाएगा, भौतिक राशि हो जाएगा। जैसे कि मास को हम किससे माप रहे हैं, वेइंग मशीन से या फिर स्प्रिंग बैलेंस से। वेइंग मशीन क्या है, वेइंग मतलब होता है भार नापने वाला मशीन। जैसे कि ना होता है कि एक मशीन इस प्रकार से लगा रहता है और इस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं और यहाँ पर शो करता है इंडिकेटर में, हाँ 5 kg हो गया, 10 kg हो गया, वो शो कर देता है कि हाँ ये इस ऑब्जेक्ट का जो कि मास है वो 5 kg हो गया। इसी को जो कि हम वेइंग मशीन कहते हैं। और स्प्रिंग बैलेंस हो गया जो भी स्प्रिंग पर काम करे, यानी कि स्प्रिंग की वजह से हम किसी वस्तु को माप सकें, तो वो हो जाता है स्प्रिंग बैलेंस वाला मशीन। तो मास क्या है, मास एक भौतिक राशि। क्यों है भौतिक राशि, क्योंकि हम इसको एक भौतिक उपकरण जैसे कि वेइंग मशीन या फिर स्प्रिंग बैलेंस से क्या कर सकते हैं, हम इसको नाप सकते हैं। उसी प्रकार जैसे कि टाइम को हम किससे नाप सकते हैं, वाच से नाप सकते हैं। जब वाच से हम नापे तो वाच क्या हो गया, भौतिक उपकरण हो गया, और टाइम क्या हो गया, एक भौतिक राशि हो गया। जैसे कि बात कर लें कि लेंथ को, एक लंबाई को हम किससे नाप रहे हैं, रूलर से, यानी कि इंची की सहायता से नाप सकते हैं। इंची की सहायता से नाप सकते हैं। तो क्या हो गया है कि यहाँ पर रूलर जो कि एक भौतिक उपकरण हो गया, और इसकी सहायता से हम क्या माप रहे हैं, लंबाई को नाप रहे हैं। तो लंबाई यहाँ पर क्या हो गया, एक भौतिक राशि हो गया। और उसके बात करने की टेम्परेचर यानी कि ताप की। तो देखिए ताप को हम किससे नाप रहे हैं, ताप को हम थर्मोमीटर से नाप लेते हैं।
किससे नाप रहे हैं? थर्मोमीटर से। तो यहाँ पर थर्मोमीटर एक भौतिक उपकरण हो गया और इसके सहायता से हम किसको माप रहे हैं? ताप को माप रहे हैं। तो ताप यहाँ पर क्या हो गया? एक भौतिक राशि हो गया। उसी प्रकार से हम बोल दें कि करंट जो कि है उसको हम किससे माप सकते हैं? एमीटर से माप सकते हैं। किससे माप सकते हैं? एमीटर से माप सकते हैं। तो एमीटर जो कि हो गया वो एक क्या हो गया? भौतिक उपकरण हो गया। और करंट क्या है? भौतिक राशि। और एमीटर क्या होता है? ये 12th क्लास का एक टॉपिक है। तो एमीटर क्या होता है, इसको उन सहायता से हम करंट को कैसे नापते हैं ये आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन इसके बारे में तो आप जानते होंगे। वाच तो दिन भर देखते हैं। रूलर, इंची तो इंची का तो आप बहुत बार उपयोग किए होंगे। थर्मोमीटर डॉक्टर सबके पास जो कि होता है ताप मापने के लिए। और एमीटर के सहायता से हम किसको माप रहे हैं? करंट को माप रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। करंट को हम किससे नापते हैं? एमीटर से। और वोल्टेज को वोल्ट मीटर से। वोल्टेज को किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से। वोल्टेज को किससे नापते हैं? वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर से नाप सकते हैं। तो कोई पूछे फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि है क्या? तो भौतिक राशि एक ऐसा मापदंड है, यानी कोई भी मापदंड है जिसके सहायता से हम क्या माप सकते हैं? जिसमें किसी भी उपकरण की सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि को नाप सकें। यानी कोई भी उपकरण की सहायता से अगर हम किसी भी मापदंड को नाप सकें तो क्या है? भौतिक राशि है। कोई पूछे भौतिक राशि है क्या? तो कोई भी मापदंड जिसे भौतिक उपकरण की सहायता से नाप सके भौतिक राशि। जैसे कि मास को वेइंग मशीन से नाप लिया या फिर स्प्रिंग बैलेंस से। टाइम को वाच से नाप लेते हैं। लेंथ को रूलर से नाप सकते हैं। अगर हम टाइम को वाच से नहीं नाप सकते या फिर हम टाइम को अगर कोई भी ऐसा मान के चलो कि कोई भी ऐसा उपकरण ना हो जिसकी वजह से हम टाइम को नहीं माप सके, तो हम ये नहीं बता सकते कि टाइम जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए अनिवार्य है यह कि वो उसको हम किसी भौतिक उपकरण की सहायता से क्या कर सकें? नाप सकें। जब भौतिक उपकरण की सहायता से नाप सकें तभी ही हम बता सकते हैं कि वो एक भौतिक राशि है। अगर हम भौतिक उपकरण की सहायता से इसको नहीं नाप सकते हैं तो इसको हम ये नहीं बता सकते हैं कि टाइम क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी या फिर कोई भी क्वांटिटी हो। अगर इसको भौतिक उपकरण के साथ नापेंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। जब नहीं नाप सकेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। अब बात करते हैं कि डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे या फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं। जैसे कोई बोले कि अब कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यानी कि कैसे पहचानेंगे किसी भौतिक राशि को? कैसे पहचानें? किसी भी भौतिक राशि को कैसे पहचानें, यानी किसी भौतिक राशि को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यूनिट होगा। यानी किसी भौतिक राशि को हम पहचानने का जो कि आंसर है, कोई बोले कि भौतिक राशि हम कैसे पहचान सकते हैं, तो हम बोलेंगे यूनिट की मदद से पहचान सकते हैं। जैसे कि आपको बोल दे कि जाओ बाज़ार से 10 लेके आओ और आपको बोल दे कि जाओ बाज़ार से 5 लेके आओ, तो हम ये नहीं बता सकते कि 5 क्या है 10 क्या है। मतलब कि 10 में कुछ की ये किसी के बारे में बता नहीं रहा। यह क्या एक सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये क्या एक नंबर है। ये 5 भी क्या है? 5 भी एक नंबर है। मतलब कि अगर आपको सिर्फ कोई बोल दे कि हाँ 10 लेके आओ, तो हम ये नहीं बता सकते कि किसके बारे में बात कर रहा है। कोई बोल दे कि 5 लेके आओ, तो हम ये नहीं बता सकते किसके बारे में बात करता है। लेकिन अगर ये जैसे ही बोल दे कि 10 मीटर लेके आओ, मतलब क्या हो गया? यह मीटर लगने की वजह से हो गया कि यह लेंथ के बारे में बात कर रहा है। मतलब कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई 10 मीटर हो, हमें मतलब कि लंबाई के बारे में यह बात कर रहा है, तो हम लेंथ वाला ऑब्जेक्ट इसको ला करके दे देंगे। अब जैसे कि बोल दे कि जाओ बाज़ार से 10 न्यूटन लेके आओ, तो न्यूटन जैसे ही लग गया तो इसका मतलब कौन सी हो रहा है? क्या फोर्स के बारे में बात कर रहा है। मतलब कि हम क्या देख रहे हैं? जब भी हमको कोई सिर्फ नंबर दे दे, हम नहीं बता सकते कि हमको क्या लाने के लिए बोल रहा है, पर वो किसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसमें हम यूनिट लगा देते हैं, जैसे कि 10 मीटर लगा दिए तो वो क्या हो गया? लेंथ के बारे में बात करने लगा। जैसे कि 10 न्यूटन लगा देते तो वो किसके बारे में बात करने लगा? फोर्स के बारे में बात करने लगा। जैसे कि हम 10 एम्पियर लगा देते तो वो किसके बारे में बात करने लगा? करंट के बारे में बात करने लगा। जैसे कि हम बोल दें कि जाओ 10 डिग्री सेल्सियस लेके आओ, तो इसका मतलब कौन सी हो गया? ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है। मतलब कि क्या हो गया? हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को हम यूनिट की मदद से पहचान सकते हैं। जैसे कि मीटर लगा तो मतलब क्या हो गया? लेंथ हो गया। न्यूटन लगा तो मतलब क्या हो गया? फोर्स हो गया। लेंथ भी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ को हम किससे नाप सकते हैं? रूलर से नाप सकते हैं। फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब ये लेंथ है, ये फोर्स है, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कौन कर रहा है? यूनिट कर रहा है। जैसे कि यूनिट यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर यूनिट क्या है? न्यूटन है। मतलब कि कोई पूछेगा भौतिक राशि आप कैसे पहचान सकते हैं? भौतिक राशि को हम यूनिट की मदद से पहचान सकते हैं। क्यों? यूनिट लगने की वजह से ही वो अलग अलग भौतिक राशि को इंडिकेट करता है। जैसे कि एम्पियर हो गया तो मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? करंट के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि सेल्सियस हो गया तो किसके बारे में बात कर रहा है? टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है। उसी प्रकार से अगर यदि हम बोले कि जाओ बाज़ार से 5 वाट लेके आओ, तो मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? या पावर के बारे में बात कर रहा है, यानी कि शक्ति के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि बोलते जाओ बाज़ार से 5
वोल्टेज लेके आओ, 5 वोल्ट लेके आओ। तो मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, ये वोल्टेज के बारे में बात कर रहा है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, वोल्टेज के बारे में बात कर रहा है। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को हम देख रहे हैं कौन किस पर वेरी कर रहा है, या यूनिट पर वेरी कर रहा है। मतलब कि यूनिट जो होगा तो वो उसी के बारे में बात करेगा। यूनिट मीटर था तो लेंथ के बारे में बात किया, यूनिट न्यूटन था तो वो किसके बारे में बात किया, फोर्स के बारे में बात किया, यूनिट एम्पियर था तो किसके बारे में बात किया, करंट के बारे में बात किया। तो कोई पूछेगा आप अलग अलग भौतिक राशि को कैसे पहचान सकते हैं, तो हम अलग अलग भौतिक राशि को हम यूनिट की वजह से पहचान सकते हैं। अगर यूनिट ना हो तो हम नहीं बता सकते हैं कि वह मास है कि लेंथ है कि टाइम है। अगर यदि यूनिट हो तो हम बता सकते हैं कि हाँ वो लेंथ के बारे में बात कर रहा है, मास के बारे में बात कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि जाओ बाजार से 10 kg लेके आओ, दे दो kg लग गया तो इसका मतलब कौन सा कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसमें क्या हो, मास हो, द्रव्यमान हो। मतलब कि kg प्लस जहाँ पर बात है क्या वो किसके बारे में बात कर रहा है, वह द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी भौतिक राशि को पहचानने का जो कि सिंपल सा फंडा है वो क्या है, यूनिट। जहाँ यूनिट लगेगा तो हम बता सकते हैं कि वो कौन सा भौतिक राशि है या नहीं है। समझ गया। कोई पूछे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो एक ऐसा मापदंड है जिससे किससे माप सकते हैं, भौतिक उपकरण की सहायता से मापा जा सकता है। और भौतिक उपकरण मतलब क्या होता है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि हम देख पा सकते हैं, छू सकते हैं, वह सभी भौतिक मतलब होता क्या, भौतिक मतलब होता है कि जिसे हम आँखों से देख सके, छू सके, वही ना होता है भौतिक। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का वर्गीकरण, भौतिक राशि का वर्गीकरण। देखिए भौतिक राशि को वर्गीकरण, पहले भौतिक राशि होता है क्या है कि वैसा वो एक मापदंड है जिसको हम किससे माप सकते हैं, भौतिक उपकरण की सहायता से माप सकते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, भौतिक राशि का वर्गीकरण। तो देखिए भौतिक राशि को हम अनेक प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो टाइप है वह है उसके दिशा के आधार पर, यानी कि उसके दिशा के आधार पर, उसके दिशा के आधार पर, यानी भौतिक राशि का जो कि सबसे पहला है कि उसको हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो उसका जो कि पहला स्टेप है वह है उसके दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर हम बता सकते हैं कि वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। तो इसमें जो कि पहला स्टेप होता है दिशा के आधार पर में, वो होता है वेक्टर। वेक्टर है क्या, तो वेक्टर वो है कि जिसके पास परिमाण हो, परिमाण मतलब क्या, मेरी जो जिसके पास परिमाण हो और क्या हो, दिशा हो, यानी कि डायरेक्शन हो, जिसके पास परिमाण हो, दिशा हो तथा उसका योग, यानी कि उसका एडिशन, तथा उसका एडिशन किस पर डिपेंड करे, एंगल पर डिपेंड करे, उसका एडिशन एंगल पर डिपेंड करे। या फिर कह सकते हैं कि उसका जो कि योग है या फिर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, एंगल पर डिपेंड करे, या फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, तो उसे क्या कह देते हैं, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब वेक्टर क्या है, जिसके पास परिमाण हो, दिशा हो तथा जो उसका एडिशन है वह किस पर डिपेंड करे, एंगल पर डिपेंड करे, या फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, उसे क्या कह देते हैं, वेक्टर कहते हैं। मतलब कि मैग्नीट्यूड भी हो, परिमाण भी हो और उसका जो कि योग हो वह एंगल पर डिपेंड करे। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एग्जाम्पल में हो गया एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण, एक्सेलरेशन जिसको हिंदी में बोल देते हैं क्या, हम त्वरण बोल देते हैं। जैसे कि हम बोल देंगे फोर्स का हिंदी में क्या बोल देते हैं, बल कर देते हैं, ETCA। जैसे कि हम तो हम देखते हैं वेक्टर के जो एग्जांपल है, वेक्टर के एग्जांपल कौन है, एक एक्सेलरेशन ले लिया और एक तो फोर्स ले लिए। तो आप बोलेंगे कि सर, आप बोले कि यहाँ पर वेक्टर हुआ है कि जिसका परिमाण भी हो, एडिशन जो कि किस पर डिपेंड कर रहा हो, एंगल पर डिपेंड कर रहा हो, और उसमें क्या हो, डायरेक्शन भी होती है। हम कैसे बता सकते हैं कि वो एंगल पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए जैसे कि हम ले लें कि एक ब्लॉक है, किसी सरफेस पर रखा हुआ है, एक क्या ब्लॉक रखा हुआ है, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा, और इस पर को क्या कर रहे हैं, हम एक तरफ से हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम मान के चलो कि 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। और आपसे पूछे कि चलो बताओ टोटल फोर्स ऑन ब्लॉक कितना है, टोटल फोर्स ऑन ब्लॉक,
यानी कि ब्लॉक पर जो कि टोटल फोर्स है वह कितना है। तो आप क्या करेंगे 5 न्यूटन प्लस में 2 न्यूटन इक्वल टू आप क्या कर देंगे 7 न्यूटन। तो लेकिन जैसे ही आप 5 न्यूटन प्लस में 2 न्यूटन करेंगे यह कौन सी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम ब्लॉक पर जो कि फोर्स लगा रहे हैं वह क्या है, वो 5 न्यूटन हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, 2 न्यूटन हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मतलब कि 5 न्यूटन इधर जा रहा है और 2 न्यूटन इधर आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है, ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और जहाँ पर भी अपोजिट आए वहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर जो कि अब टोटल हो जाएगा, यानी कि टोटल फोर्स जो कि है, अब मतलब होता है फोर्स और टोटल मतलब टोटल, तो टोटल फोर्स जो कि यानी कुल बल जो कि हो जाएगा वो हो जाएगा 5 न्यूटन माइनस में 2 न्यूटन। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। और इसलिए हम अब जस्ट बताएंगे फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में क्या होता है मैग्नीट्यूड भी है और इसका एक डायरेक्शन भी है, वो की डायरेक्शन में जा रहा है। और प्लस में उस पर एडिशन जब भी करेंगे एंगल देख के करेंगे, ये अपोजिट है एंगल एक दूसरे के, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्योंकि 5 न्यूटन का फोर्स इधर जा रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स इधर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, दोनों डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। जब ये एक डायरेक्शन में जाता है तो भले हम प्लस करते हैं, लेकिन जब अलग अलग डायरेक्शन में जाए तो उसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर टोटल फोर्स जो कि हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 न्यूटन हो जाएगा टोटल फोर्स। उसी प्रकार से अगर यदि कोई बोले कि अच्छा चलो ये हो गया, और जैसे कि हम मान लेते हैं एक और ब्लॉक है यहाँ पर रखा हुआ, ये ब्लॉक है लकड़ी का टुकड़ा है और इस पर हम एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं 5 न्यूटन का और एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं 4 न्यूटन का, मतलब कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर जो कि अब टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 न्यूटन प्लस में 4 न्यूटन, यानी कि दोनों क्या जाएगा आपस में जुट जाएगा। इसलिए याद रखिएगा जब भी एंगल सेम हो यानी कि डायरेक्शन सेम हो तो वहाँ पर प्लस होगा, जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो वहाँ क्या होगा माइनस होगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या कहता है कि जिसके पास परिमाण हो, दिशा हो तथा उसका एडिशन किस पर डिपेंड करे, एंगल पर डिपेंड करे। यहाँ पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करो। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, वो वेक्टर का जब आप पढ़ लेंगे कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसका जो एडिशन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो वहाँ पर आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं। इसको हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ही बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम एंगल देकर सिर्फ बता देगा, जब एंगल अपोजिट था तो माइनस कर दिए, जब एंगल सेम था तो हम प्लस कर दिए। तो ये याद रखिएगा जब एंगल अपोजिट हो तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, किस में, वेक्टर क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि सब क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी में हम एंगल देख के जोड़ेंगे और उसके बाद हम जो कि परिमाण निकलेगा तो बता देंगे हाँ यह इसका इतना वैल्यू निकल रहा है। यहाँ पर जैसे 3 न्यूटन हो गया और 9 न्यूटन। अब आप बोलेंगे परिमाण होता क्या, देखिए परिमाण क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं कि 3, यहाँ पर 3 क्या एक मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड, जो क्या कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, यानी कि ये नंबर, इसको हम क्या कहते हैं नंबर है, यानी कि 3 न्यूटन, मतलब कि ये बता रहे हैं कि हाँ इस टोटल सिस्टम पर जो कि फोर्स लग रहा है उसका जो कि टोटल वैल्यू है वो कितना है 3 न्यूटन। न्यूटन तो हो गया कि ये यूनिट को बता रहा है, ये यूनिट जस्ट बताते हैं कि जब भी पीछे में लगे तो वो किसके बारे में बात करता है, यूनिट के बारे में बात करता है। या 3 न्यूटन मतलब क्या, न्यूटन किसको बता रहा है, फोर्स के बारे में बता रहा है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू टोटल कितना है, वो है टोटल वैल्यू 3। तो ये 3 जो कि उसको हम क्या कर देते हैं परिमाण कर देते हैं, यानी मैग्नीट्यूड कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या है, जो भी उसका वैल्यू हो यानी क्वांटिटी का जो कि टोटल वैल्यू हो उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो समझ में आ गया वेक्टर क्या है। अब सेकंड जो कि इसका स्टेप है, यानी दिशा के आधार पर जो कि हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, उसका जो कि सेकंड जो कि उसका हुआ है क्लासिफिकेशन वो है कि स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर है और एक स्केलर यानी कि अदिश सदिश। वेक्टर को कहते हैं सदिश और स्केलर को कहते हैं अदिश। इसका जो कि बी नंबर क्वांटिटी होगा वो क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर समझ लिया, स्केलर सिंपल है आसान है। तो स्केलर क्या है, वह भौतिक राशि, वह फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का हम पी क्यू लिख देते हैं। वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या हो, जिसके पास सिर्फ परिमाण हो, यानी कि उसके पास सिर्फ क्या हो मैग्नीट्यूड हो। परिमाण को क्या कहते हैं इंग्लिश में मैग्नीट्यूड। जिसके पास सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो तथा उसका योग तथा उसका जो कि एडिशन है तथा उसका एडिशन वो क्या हो, वो बेसिक मैथ एडिशन हो, यानी कि उसमें एंगल को देख करके हमें नहीं जोड़े, हम सिंपल से जैसे कि बेसिक मैथ में जोड़ घटाव करते हैं उसी प्रकार से हम जोड़ दें। उसका एडिशन वो बेसिक मैथ्स एडिशन, उसका एडिशन। तो स्केलर क्या होता है, स्केलर वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास क्या हो परिमाण हो, दिशा नहीं हो तथा उसका जो एडिशन हो वो कैसा हो, वो बेसिक मैथ एडिशन हो। मतलब कि सिंपल जैसे कि जोड़ देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं स्केलर होते हैं, यानी कि इसके पास सिर्फ परिमाण होगा, इसका दिशा नहीं होगा और इसका जो एडिशन होगा वो एक बेसिक मैथ एडिशन होगा। इसका जो एग्जाम्पल में ले जैसे कि ले लेते हैं मास हो गया, टाइम हो गया, करेंट हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी स्केलर हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि एक कंटेनर में 4 kg का पानी रखा हुआ है, यानी कि ये 4 किलो का इसमें कौन सी रखे हैं पानी रखे हैं। ये क्या एक कंटेनर है,
कंटेनर, इस कंटेनर में हम 4 किलो का 4 किलो पानी पहले रखें और इसमें हम अलग से 2 किलो पानी और मिला दें, तो यहाँ पर क्या कहेगा कि यहाँ पर टोटल जो कि मॉस हो रहा है, यानी कि टोटल जो कि हो रहा है, यानी कि मॉस, इसको हमको क्या कहते हैं, मॉस कह देते हैं। यहाँ पर टोटल मॉस जो कि वो कितना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 4 किलो था पहले, अब उसमें 2 किलो एक्स्ट्रा मिला दिए, तो 4 किलो प्लस में 2 किलो, यहाँ कितना हो गया, सिंपल में 6 किलो हो गया। तो यहाँ पर हम कौन सी करें, डायरेक्ट हम बेसिक में लगा रहे हैं, इसमें कोई भी एंगल हम नहीं देख रहे हैं, कहाँ इसका एंगल किधर, इसका एंगल किधर है। तो जब भी हम दिशा को नहीं देखें, उसको जो कि हम सिंपल सा बेसिक मैथ लगा करके उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन बता दें, तो उसको हम क्या कर देते हैं, स्केलर कर देते हैं। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, और उसका जो एडिशन हो, बेसिक मैथ एडिशन, उसको क्या कर देंगे, स्केलर करते हैं। जैसे कि बोल देंगे आप पहले 2 घंटा तक काम किए, फिर आप बाद में 5 घंटा तक काम किए, तो यहाँ पर टोटल समय आप कितना काम कर दिए, तो हम सिंपल से जोड़ के बताते हैं, हाँ 7 घंटा हम टोटल काम कर रहे हैं। जैसे बोला कि अच्छा जा हम 3 घंटा सवेरे पढ़ लिए, फिर 4 घंटा शाम में पढ़ लिए, तो हम टोटल कितना पढ़ रहे हैं, 7 घंटा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी एंगल देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं। जैसे कि बोल दिया जा 10 kg का चावल ले लेना और 5 kg का अलग से पानी ले लेना, तो मतलब कौन सी हो रहा है कि 5 kg का अलग से दालें ले लेना, तो यहाँ पर कौन सी हो रहा है, टोटल मास जो पूछेगा आपसे कितना हो जाएगा, 10 + 5 15 kg हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा बेसिक में लगा रहे हैं, इसमें कोई भी हम एंगल नहीं देख रहे हैं। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या हो, सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो उसका एडिशन जो कि वो कैसा हो, एक बेसिक मैथ एडिशन हो, उसको हम कह देते हैं स्केलर। सिंपल सी बात है। ये क्लासिफिकेशन था फिजिकल क्वांटिटी का पहला स्टेप, यानी कि दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर 2 था, एक वेक्टर था और एक स्केलर था। वेक्टर में क्या करते थे, दिशा देख कर जोड़ते थे, और स्केलर में हम दिशा देख कर नहीं जोड़ते। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि दिशा के आधार पर कितने फिजिकल क्वांटिटी वर्गीकृत कर सकते हैं, तो 2 को कर सकते हैं, एक वेक्टर है, दूसरा स्केलर है। वेक्टर मतलब सदिश, स्केलर मतलब अदिश। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का, वह है उसके डिपेंडेंसी के आधार पर। डिपेंडेंसी मतलब कि वो किस पर डिपेंड करता है, निर्भरता के आधार पर, हिंदी में इसको बोले तो। यानी कि सेकेंड जो कि फिजिकल क्वांटिटी का वर्गीकरण का, वह है उसके डिपेंडेंसी के आधार पर, बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी यानी क्या, निर्भरता के आधार पर। वह किस पर निर्भर करता है, निर्भरता के आधार पर, यानी कि डिपेंडेंसी के आधार पर। फिजिकल क्वांटिटी का जो कि सेकेंड नंबर क्लासिफिकेशन है वो क्या है, निर्भरता के आधार पर, यानी कि उसके डिपेंडेंसी के आधार पर। तो देखिए ये डिपेंडेंसी के आधार पर भी जो कि है वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। जैसे कि दिशा के आधार पर 2 प्रकार थे ना, पहला वेक्टर था, दूसरा स्केलर था। वेक्टर में क्या होता था, हम उसके दिशा देख कर जोड़ते थे। स्केलर क्या था, इसमें दिशा देख कर हम नहीं जोड़ते, उसमें सिंपल सा बेसिक में लगा देते थे। उसी प्रकार से डिपेंडेंसी में जो कि है वह 2 प्रकार है। पहला इसका जो कि प्रकार है वह है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं FPQ। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब कौन सी, मूलभूत भौतिक राशि, इसको हिंदी में बोले तो मूलभूत, या फिर इसको कभी कभी आधारी बोल देता है, आधारी भौतिक राशि, मूलभूत या फिर आधारिक भौतिक राशि। और सेकेंड नंबर जो कि इसका है वो है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसको शॉर्ट में हम DPQ बोल देते हैं। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, यानी कि डिपेंडेंसी के आधार पर, निर्भरता के आधार पर। फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी 2 होते हैं। एक होता है मूलभूत भौतिक राशि और दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब हम बारी बारी देखते हैं कि मूलभूत भौतिक राशि और ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है क्या। तो देखिए फंडामेंटल क्या, फंडामेंटल में जो कि भी किसी पर निर्भर ना करे, मतलब कि उसको बनने के लिए, यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी का मदद ना पड़े, उसी को मूलभूत कहते हैं। आधारी मतलब होता है ना, आधार जिसका कि वो एक बेस है, बेस से ऊपर ही होगा सब कुछ, बेस के नीचे कुछ ना होगा। तो ये एक फंडामेंटल है, मतलब कि ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिंपल सा है कि ये अपने आप पर निर्भर है। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी अलग फिजिकल क्वांटिटी की मदद से ये बन सके, तो उसी को क्या कहते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि भी हम देखते हैं कि यह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है क्या। देखिए एक तरफ हम ले लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, देखिए एक तरफ ले लेंगे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी FPQ, और एक तरफ ले लिए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये 7 नंबर होते हैं, यानी कि 7 नंबर्स होते हैं, 7 होते हैं। जैसे कि हो गया
फर्स्ट नंबर में हो गया मास, सेकंड हो गया लेंथ, थर्ड हो गया टाइम, फिर हो गया करेंट, टेम्परेचर, फिर हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर हो गया लुमिनियस इंटेंसिटी, मास मतलब हो गया द्रव्यमान, लेंथ मतलब हो गया लंबाई, टाइम मतलब हो गया समय, करंट मतलब हो गया विद्युत धारा, टेम्परेचर मतलब हो गया ताप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब हो गया पदार्थ की मात्रा, और इसका जो हिंदी होता है वो होता है ज्योति तीव्रता, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो फिक्स है, वो 7 ही होते हैं, 7 के अलावा एक और नहीं होगा। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। एक बार बोल लीजिए, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में जो कि पहला था वो डायरेक्शन के आधार पर 2 था, एक था वेक्टर, दूसरा था स्केलर, और दूसरा डिपेंडेंसी के आधार पर, डिपेंडेंसी के आधार पर 2 है। पहला फिजिक्स फंडामेंटल, दूसरा डेराइव्ड। फंडामेंटल जो कि वो फिक्स है, वो 7 ही होते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब बात करें डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि बनने के लिए अलग फिजिकल क्वांटिटी की मदद पड़े। जैसे कि हम बोल दें कि एरिया बोल दिए, एरिया मतलब क्या? क्षेत्रफल। एरिया की बात करें तो एरिया आजकल कौन सा होता है? लेंथ इंटू में क्या होता है? ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू में क्या होता है? ब्रेथ होता है। तो जब भी एरिया बात करें लेंथ तुम ब्रेथ, लेंथ का भी जो कि यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर होता है, और ब्रेथ का भी यूनिट क्या होगा? मीटर हो गया। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो देखिएगा हम यहाँ लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, ब्रेथ पर भी डिपेंड कर रहा है, मतलब कि एरिया जो कि वो लेंथ और ब्रेथ का क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। एरिया का कोई अलग से हम नहीं बोलते कि मीटर स्क्वायर, इसको हम डिराइव करना पड़ा, यानी अलग फिजिकल क्वांटिटी से। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से हम डिराइव करके बता सके उसको क्या कहते हैं? हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हम बोल दें कि वॉल्यूम, यानी कि आयतन बोल दिए। वॉल्यूम मतलब क्या? आयतन। आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है? आयतन होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट होता है। तो ये क्या है? ये 3 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बन रहा है। कौन? वॉल्यूम। ये ऐसा नहीं कि वॉल्यूम का सिर्फ एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं, ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना। तो लेंथ का भी यूनिट होता है मीटर, ब्रेथ को भी मीटर में नापते हैं, चौड़ाई भी ना, ऊंचाई को भी हम किस में नापेंगे? मीटर में ही नापेंगे। मतलब कि इसका जब तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हो जाएगा क्या? मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का जो कि यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हो रहा है? ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बन रहा है। तो जब भी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बने उसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि हम बोल देंगे डेंसिटी मतलब कि घनत्व। डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व होता है। तो डेंसिटी जो कौन सी हो जाता है? मास अपॉन में वॉल्यूम हो जाता है। डेंसिटी कौन सी होता है? फॉर्मूला मास अपन वॉल्यूम, मतलब कि द्रव्यमान बटे में आयतन। तो मास का जो कि यूनिट होता है वो क्या होता है? केजी, यानी मास को केजी मापते हैं, और वॉल्यूम का जस्ट निकाला तो कितना होता है? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का जो कि फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया? केजी मीटर। देखो नीचे में था पावर, तो ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हम क्या करना है? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर अगर यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी बन रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि अपने पर ही डिपेंड करे, वो किसी और पर डिपेंड ना करे, तो वह है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हम बोल देंगे फोर्स बोल दें, यानी कि बल बोल दें, बल का फॉर्मूला पर रहता है कि एम इंटू में ए। तो ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो ये बल भी क्या? एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। तो याद रखिएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि वह किसी पर डिपेंड ना करे, वह जो कि हो वह फिक्स है, वह किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये 7 नंबर होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको बनने के लिए किसी अलग फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करना पड़ता है। जैसे एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ और ब्रेथ दोनों पर डिपेंड कर रहा है। और लेंथ को भी हम मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी हम किस में नापते हैं? मीटर को नापते हैं। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये किसको बता दिया? एरिया। वॉल्यूम ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, ब्रेथ पर भी डिपेंड कर रहा है, और हाइट पर भी डिपेंड कर रहा है। और तीनों का यूनिट क्या? मीटर मीटर मीटर। तो यह हो गया मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का भी यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब। बात करें डेंसिटी, घनत्व किस पर डिपेंड कर रहा है? मास और वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। मास का यूनिट हो गया केजी, और वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब। तो ये इसका जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया? केजी पर मीटर क्यूब। उसी प्रकार से बल का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया? एम और ए। एम मतलब होता है मास, और ए मतलब होता है एक्सलेशन। अगर इसके यूनिट की बात करें तो देखिए, मास को हम किसमें नापते हैं? केजी में, और एक्सलेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसको बारे में बता दिया? या बल के बारे में बता दिया। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो अलग अलग भौतिक राशि पर डिपेंड करे तो उसे क्या बोल देते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
बस आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।